हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में अपन ने 14 चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था और इस वीडियो में अपन 15 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है उपकल्पनीय अध्याय। तो अब इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं। जो जो काम काम की बातें हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखना, कोटेशन नंबर 8, पूर्व क्रम विधान स्नेन स्वेदन विधि। तो इसमें देखना, इस प्रकार ग्रह का निर्माण और ग्रह में सामग्रियों का संग्रह हो जाने के बाद जिस व्यक्ति को संशोधन करना हो उसका स्नेन स्वेदन से कर लें। स्नेन स्वेदन करते समय यदि रोगी को शारीरिक या मानसिक कोई तीव्र रोग सहसा आ जाए तो पहले उसी रोग को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जब वह तीव्र रोग शांत हो जाए तो जितने दिन में चिकित्सा करने से रोग शांत हुआ है उतने ही समय तक वह रोग पुनः न आ जाए, इसलिए उसी के अनुकूल चिकित्सा आदि कार्य करने चाहिए। ये कह रहा है कि जैसे कोई भी अपन प्रधान कर्म करते हैं, जैसे कि वो वमन हुआ, विरेचन हुआ, जैसे पंचकर्म है सारे, तो उससे पहले क्या करवाते हैं अपन, स्नेन और स्वेदन करवाते हैं। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर स्नेन स्वेदन करते समय रोगी को कोई भी दूसरा रोग आ जाए, कोई भी रोग आ सकता है, जैसे कि अति योग कर दिया या फिर योग हो गया तो उनसे भी रोग आ सकते हैं। तो इसलिए स्नेन स्वेदन करते समय कोई भी रोग आ जाए या फिर कोई मानसिक रोग आ जाए तो ये कह रहा है कि पहले जो है ना, जो रोग आया है उसको शांत करना चाहिए। ठीक है। फिर तीव्र रोग, ये कह रहा है कि जितने दिन में जो रोग आया है वो जितने दिन में जो है चिकित्सा करने से शांत होता है उतने ही समय तक क्या करना है कि उसी के अनुकूल समय ना चिकित्सा आदि कार्य करने हैं ताकि जो है वो दोबारा से न आ जाए। तो इसलिए बीच में अगर रोग आ जाता है स्नेन स्वेदन करने के बाद, प्रदान कर्म करने से पहले, तो आपने को पहले उस रोग की क्या करनी है, ट्रीटमेंट करना है। अब आगे देखना, कोटेशन नंबर 9, वमन कर्म। तो अब वमन कर्म के बारे में पढ़ेंगे कि वमन कर्म कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या है। तो इसमें जो कोटेशन नंबर 9 में इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य जो बात है वो ये है कि ये देखना, लास्ट में दे रखा है मधु मधुक सेंधव फाणित उपहिताम मदन फल कसाय मात्राम पाइएत। मतलब कि मधु, मुलेठी, सेंधा नमक, राब से युक्त मदन फल कसाय की मात्रा को क्या करना है, पिलाना है। तो वमन कर्म के लिए कौन कौन से जो है अपन उसको पिलाते हैं तो वो दे रखे हैं, कौन कौन से द्रव्य पिलाते हैं, तो मधु, मधुक, सेंधा, फाणित। ठीक है। इनसे युक्त मदन फल कसाय की मात्रा पिलाते हैं। अब मदन फल कसाय की मात्रा इसने दी नहीं है, लेकिन मैंने लिख रखी है कि मदन फल मसाय की मात्रा जो है कल्प स्थान में दी गई है, और वो कितनी दी गई है, अंतनक मुष्टि। ठीक है। मतलब कि एक बंद मुष्टि में जितनी मात्रा आती है उतनी अपने को क्या करनी है, उसको पिलानी है। तो ये इसके वमन द्रव्य हो गए। अब आगे देखना, नीचे विमर्श में देखना, यहाँ लिख रखा है, यदि संशोधन में सर्वप्रथम विरेचन पिलाया जाए तो उससे कफ नीचे ग्रहणी के पास चला जाता है। तो ये कह रहा है कि संशोधन में क्या करना है, पहले वमन करवाना, विरेचन नहीं करवाना। लेकिन कह रहा है कि अगर मान लो विरेचन करवा दिया जाए तो क्या कर रहा है कि जो कफ है ना वो कहाँ चला जाएगा, ग्रहणी के पास चला जाएगा, और उससे ग्रहणी क्या हो जाएगी, ढक जाएगी, जिससे क्या होगा, पाचन क्रिया ठीक नहीं होती और शरीर में भारीपन और परवाही उत्पन्न हो जाती है। तो इस कारण से क्या करते हैं, पहले वमन करवाया जाता है और उसके बाद क्या करवाया जाता है, विरेचन करवाया जाता है। तो उसका कारण ये है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है मदन फल के कसाय की मात्रा बता रखी है 10 नंबर कोटेशन में, कि मदन फल के कसाय की मात्रा जो है कितनी पिलानी चाहिए। तो इसमें कोटेशन में देखना, च प्रति पुरुषम उपेक्षित व्यानी भवंती। मतलब कि प्रत्येक पुरुषों के बल तथा कोष्ठ के आधार पर अलग अलग होता है। तो मदन फल के कसाय की मात्रा कैसे निर्धारित करेंगे, पुरुषों के बल और कोष्ठ के आधार पर। तो याद रखनी, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। तो इतनी याद रखनी है कि मदन फल के कसाय की मात्रा जो है पुरुषों के बल और कोष्ठ के आधार पर निर्भर करती है, उसके लिए अलग अलग होती है।
अब आगे देखते हैं। तो जो अगले कोटेशन में है, ये वमन कर्म की जो है मुख्य विधि बताई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ ली जाती है कि वमन कर्म की विधि लिखो, तो ये अपने को याद रखनी है। तो इसमें देखना, वमन द्रव्य विधि पूर्वक पिला देने के बाद एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो एक मुहूर्त तक क्या करना है, प्रतीक्षा करनी है। वमन द्रव्य पिला दिया अपन ने, ठीक है, उसके बाद क्या करनी है, एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करनी है। फिर क्या है, जब उसके सिर पर या शरीर में पसीना आने लगे तो समझना चाहिए कि दोष अब पिघल रहा है। फिर ये कह रहा है कि कौन कौन से लक्षण से अपने को ये पता चलेगा कि दोष कहाँ पे आ गए हैं। तो उसमें कह रहा है कि अगर सिर पर या शरीर में पसीना आने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि दोष जो है पिघलने लग गया है। शरीर में रोमांच होने लगे तो अपने स्थान से दोष चल दिया है, ये समझना चाहिए। अगर फिर उसके उदर में जो है आदमान हो तो ये समझना चाहिए कि दोष कहाँ पे आ गए हैं, उदर में आ गए हैं। फिर अगर जी मिचलाने लगे या फिर मुख से क्या निकलने लगे, जल निकलने लगे, तो ये समझना चाहिए कि दोष जो है उधरमुख हो गया है। फिर तब क्या करना है कि उस व्यक्ति को है ना जानु के समान, मतलब घुटने के समान ऊंचा और विस्तृत चौकी पे क्या करना है, उसको बिस्तर चादर या फिर ये बिछा देना है और उसके ऊपर उसको क्या कर देना है, बैठने के लिए कहें। तो इसमें सीधी बात सिंपल सी ये है कि वमन द्रव्य पिलाना है, फिर एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करनी है। अगर सिर या शरीर में पसीना आने लगे तो ये समझना चाहिए कि दोष पिघल रहा है। शरीर में रोमांच हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि दोष चल दिया है। अगर उधर में आदमान हो रहा है तो उधर में आ गए हैं दोष, ये समझना चाहिए। और जिम चला रहा है, मुख से जल निकलने लगे तो ये समझना चाहिए कि दोष जो उधरमुख हो गया है। फिर उसके क्या करना है, जानु समान बिस्तर चौकी पर उसको बैठा देना है। फिर इसमें आगे देखते हैं अपन। फिर उस पर अपने को जानो समान ऊंचे बिस्तर पर बिठा दिया। फिर क्या करना है कि सामने है ना पीकदान रखना है, मतलब उल्टी जो निकलती है उसको डालने के लिए क्या करना है, पीकदान रखना है। और उसके मस्तक दोनों पार्श्व को पकड़ना है और फिर नाभि को क्या करना है, दबाना है। पीठ को नीचे से ऊपर की तरफ मलने में तत्पर रहने वाले मित्र वर्ग को ऐसे रखा जाए। तो उसकी पीठ को कहाँ से कहाँ मलना है, नीचे से ऊपर की तरफ मलना है, ठीक है। तो पीठ को नीचे से ऊपर की तरफ मलना है। तो ऐसे मित्र वर्ग को क्या करना है, रखना है जो इन कार्यों में करने में लज्जा का अनुभव करते हो और रोगी के मन के अनुकूल रहे। ऐसे अनेक मित्रों को अलग अलग कार्य करने के लिए नियुक्त करें। मतलब कि ये कह रहा है कि एक मस्तक दबाने के लिए, एक दोनों पार्श्व को पकड़ने के लिए, एक नाभि दबाने के लिए और एक पीठ को ऊपर नीचे से ऊपर मलने के लिए ऐसे मित्रों को रखना है जो इन कार्यों में लज्जा का अनुभव न करते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है इतने कार्य होने के बाद रोगी को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए। फिर रोगी को क्या शिक्षा देनी है कि अपने ओष्ठ, तालु और कंठ को खोल के रखो। मतलब ओष्ठ, तालु और कंठ को खोलो और थोड़े परिश्रम से ही उबड़े हुए वेगों को निकालते हुए गर्दन तथा शरीर के ऊपरी भाग को झुकाकर वमन के वेग के समय में यदि हल्के वेग आवे, दोष न निकल सके तो नख काट दिए गए ऐसी 2 उंगलियों के द्वारा या फिर नीलकमल या फिर कुमुद, सुगंधिक या फिर इनमें से क्या करना है, किसी एक के डंठल से कंठ में स्पर्श करते हुए सुखपूर्वक वमन के वेगों को प्रवृत्त करने की चेष्टा करें। ये कह रहा है कि फिर उसको शिक्षा दे दी कि ओष्ठ, तालु और कंठ को खोलना है। फिर ये कह रहा है कि अगर थोड़े परिश्रम से अगर वेग जो है अच्छी प्रकार से उबड़ गए हैं तो उनको क्या करना है कि गर्दन और शरीर के ऊपरी भाग को झुकाकर जो है वेग को अपने को आने देना है, मतलब उल्टी उसको वमन करवा देना है। लेकिन अगर दोष जो है हल्के, मतलब दोष का वेग अच्छे से उबड़ा नहीं है या फिर हल्के वेग आ रहे हैं, तो क्या करना है कि नख काट दिए गए हैं। जैसे अंगुलियों का, मतलब अंगुली को कहाँ पे, कंठ में लगाना है, लेकिन उंगली कैसी होनी चाहिए, नख कटे हुए होनी चाहिए। या फिर नीलकमल हो गया या कुमुद हो गया या फिर सुगंधिक हो गया, इनके डंठल से क्या करना है, कंठ में स्पर्श करवाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, वमन का वेग जो है प्रवृत्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये हो गया वमन क्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है वमन के अयोग का लक्षण, ठीक है। वमन के अयोग का क्या लक्षण होगा वो बता रखा है। तो इसमें देखना, वमन के वेगों का किसी विशेष कारणवश बाहर न निकलना या केवल औषधियों का बाहर निकल जाना, ठीक है। ये कह रहा है कि वमन करवाते समय अगर वमन बाहर नहीं निकल रहा है किसी भी कारणवश से, या फिर क्या हो रहा है कि केवल औषधियाँ बाहर निकल रही हैं, तो उससे क्या होगा कि वेगों का विभ्रंश और विबंध हो जाना अयोग कहा जाता है। या फिर वेगों का क्या हो रहा है, विभ्रंश और विबंध हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, अयोग कहा जाएगा। तो ये हो गया वमन के अयोग के लक्षण।
मतलब कि किसी कारण वमन का किसी कारणवश बाहर नहीं निकलना, या फिर केवल औषधियों का बाहर निकल जाना, या फिर वेगों का विभ्रंश और विबंध हो जाना, तो ये क्या कहा जाएगा, अयोग कहा जाएगा। तो ये नीचे आएंगी, ये जो मैंने कुछ बातें ऊपर इंपॉर्टेंट वो लिख रखी हैं कि वमन में दोषों का सम्यक क्रम क्या होता है। तो वमन में दोषों का सम्यक क्रम क्या होता है, पहले कफ निकलता है, फिर पित्त निकलता है, और फिर उसके बाद वात निकलता है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये अपने को याद करने हैं। फिर वमन के अयोग, अयोग बता दिया कि वेगों का क्या होगा, विभ्रंश और विबंध हो जाता है। फिर वमन के अतियोग, अतियोग से क्या होता है, फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन, ये आगे पढ़ेंगे कि फेनिल जो है रक्त चंद्रिका जो है उसके निकलती है। अब नेक्स्ट देखना, वमन के सम्यक योग के लक्षण। तो सम्यक योग के लक्षण क्या है, योग के लक्षण देख लिया अपन ने, अब वमन के सम्यक योग के लक्षण देखते हैं कि उचित समय पर वेगों का निकलना, अत्यधिक कष्ट न होना। ठीक है, जो उचित समय पर वेग क्या निकल जाते हैं, और वेग निकलने के समय अत्यधिक कष्ट नहीं होता है। और क्रम से क्या निकलते हैं, कफ पित्त और वात, इस प्रकार से निकलते हैं क्रम से। पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त आएगा, और फिर वात निकलेगी। स्वयं वेग का बंद हो जाना, फिर वेग जो है स्वयं ही बंद हो जाते हैं। तो ये जो है किसके, सम्यक योग के लक्षण है। तो ये सम्यक योग के लक्षण 2 नंबर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इनका जो है अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे दे रखा है वमन के अतियोग के लक्षण, कि वमन के अतियोग से जो है क्या होता है, फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन, मतलब जागदार जो है रक्त की चंद्रिकाएं निकलती है वमन के अधिक हो जाने पे। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है, कि वमन के अतियोग के क्या लक्षण होते हैं। तो फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन, मतलब जागदार रक्त की चंद्रिकाएं निकलती है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिख रखा है कोटेशन नंबर 14 में, वमन कर्म के बाद धूम्रपान। तो वमन कर्म के बाद क्या करना चाहिए, धूम्रपान करवाना चाहिए। इसमें देखना सम्यक रूप में वमन हो गया है, यह देखकर रोगी के हाथ पैर और मुख को भली प्रकार धोकर, ठीक है, वमन करवाने के बाद क्या करना है, रोगी के हाथ पैर और मुख को अच्छी प्रकार से धुलवा लेना है। फिर एक मूर्त मात्र आश्वासन देकर स्नेह या वैचनिक उपशमनीय धूमों में से कोई एक धूम आवश्यकता के अनुसार क्या करना है, पिलाना है। बाद में पुनः हाथ जल से हाथ पैर और मुख को धोएं। तो वमन क्रम के बाद क्या करवाते हैं, धूम्रपान करवाते हैं, ठीक है। और कौन सा, 3 प्रकार के होते हैं, वैचनिक, स्नेहिक और उपशमनीय, इनमें से कोई भी एक धूम्रपान करवा सकते हैं। और वमन क्रम के बाद धूम्रपान कितने देर बाद करवाते हैं, एक मुहूर्त, मतलब एक मुहूर्त का क्या देना है उसको, टाइम देना, उसके बाद वमन क्रम धूम्रपान करवाते हैं। लेकिन विरेचन के बाद जो है धूम्रपान नहीं करवाया जाता है, ये बात याद रखना। क्योंकि विरेचन में क्या होता है, विरेचन पित्त को निकालने के लिए होता है, और धूम्रपान से भी क्या होता है, पित्त बढ़ता है। तो इसलिए अगर पहले अपन विरेचन के द्वारा पित्त को निकाल रहे हैं और फिर धूम्रपान के द्वारा फिर दोबारा से उसी पित्त को बढ़ा दे रहे हैं, तो इसलिए जो है विरेचन के बाद क्या नहीं करवाना चाहिए, धूम्रपान नहीं करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, संसर्जन क्रम। तो संसर्जन क्रम जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, संसर्जन क्रम याद रखना है। ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, 10 नंबर में पूछ सकते हैं। तो मतलब कि वमन विरेचन के बाद जो है संसर्जन क्रम करवाया जाता है, अग्नि को बढ़ाने के लिए, अग्नि के बल को बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि शोधन के बाद जो है अग्नि का बल कम हो जाता है, तो अपन उसको गुरु आहार जो है नहीं खिला सकते, उसको क्या करवाता है, संसर्जन क्रम के द्वारा लघु आहार खिलाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए संसर्जन क्रम वमन विरेचन के बाद करवाते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। फिर यहाँ पे वमन के बाद द्वादश काल का संसर्जन क्रम, मतलब कि पथ्य विधि, 16 नंबर कोटेशन। तो कितने काल का होता है, द्वादश काल का होता है, ठीक है, द्वादश मतलब 12 काल, 12 काल का क्या होता है, संसर्जन क्रम होता है। तो इसको मैंने जो है ये नीचे लिख रखा है, इसी को मैंने एक टेबल रूप में जो है सिंपल से रूप में लिख रखा है, तो वहाँ पे देख लेते हैं आगे टेबल के रूप में इसको। अब ये देखना, वमन के बाद द्वादश काल का संसर्जन क्रम। तो संसर्जन क्रम क्या करवाते हैं, देखो सुबह तो जो है वमन करवा देते हैं पहला दिन, ठीक है। टोटल दिन तो होते हैं 7 और काल कितने होते हैं, 12। तो पहले दिन क्या करवाते हैं, सुबह तो वमन करवाते हैं और शाम से संसर्जन क्रम जो है शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से ये लिखना है अपने को, इसी रूप में लिखना है। अगर संसर्जन क्रम पूछे तो अपने को इसी टेबल रूप में जो है लिख के आ जाना है, तो ये अच्छा रहेगा।
तो उसमें एक ये तो है 12 काल जो हैं ये हो गए हैं और टोटल दिन लगते हैं 7। अब कौन कौन से काल में कौन कौन सा जो है उसको खिलाते हैं अब वो देखते हैं अपन। ये पहले दूसरे तीसरे काल में क्या खिलाते हैं? पुराले लाल साले चावलों की मंड प्रधान यवागु, मतलब पुराले जो लाल साले चावल है ना उसकी मंड प्रधान, मतलब मंड अधिक होना चाहिए उसमें, मंड प्रधान यवागु उसको खिलाया जाता है पहले दूसरे और तीसरे काल में। फिर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ काल में क्या खिलाया जाता है उसको? विलेपी। ठीक है। फिर सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ इस काल में क्या खिलाया जाता है कि भात को स्नेह एवं नमक से युक्त, ठीक है, मूंग के पतले यूस से खिलावें। तो बात को क्या करना है? बात को किसके साथ खिलाना है? बात को स्नेह और नमक से युक्त मूंग के पतले यूस के साथ खिलाना है। ठीक है, ये हो गया 7वें 8वें और 9वें काल में। अब 10 11 और 12वें काल में क्या खिलाते हैं? जल तथा नमक से संस्कृत मांस रस। ठीक है, और जल तथा नमक से संस्कृत मांस रस 10 11 और 12वें काल में खिलाते हैं। तो ये जो है अपने द्वादश काल हो गया। तो इस प्रकार से अपने को ये है याद रखने हैं कि संसर्जन क्रम जो है कौन कौन से काल में क्या क्या खिलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दे रखा है यहाँ विरेचन क्रम। तो वमन क्रम जो पूरा हो गया, वमन क्रम अपन ने पढ़ लिया है। तो अब ये विरेचन क्रम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इस कोटेशन में 17 नंबर कोटेशन में दे रखा है त्रिवर्त कल्क अक्ष मात्रम। ठीक है, तो मतलब कि विरेचन की जो मात्रा दे रखी है कि विरेचन की मात्रा कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? एक अक्ष। ठीक है, अक्ष मात्रम। तो विरेचन की मात्रा याद रखना, विरेचन की मात्रा कितनी होती है? एक अक्ष होती है। बस इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो नीचे विमर्श में दे रखा है उचित रूप से वमन हो जाने पर विरेचन का प्रयोग 15 दिन के बाद करना चाहिए। तो वमन हो जाने के बाद विरेचन का प्रयोग कितने दिन बाद करना है? 15 दिन बाद। ये नहीं कि विरेचन के जस्ट बाद जो अपने को, नहीं सॉरी, वमन के जस्ट बाद अपन ने विरेचन कर दिया तो वमन के अपन ने वमन का सम्यक प्रयोग करवा लिया तो उसके 15 दिन बाद विरेचन करवाना है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि 15 दिन के पहले विरेचन करवा दिया जाएगा तो मनुष्य जी की जठराग्नि और शारीरिक बल दुर्बल रहने के कारण आपत्ति होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसलिए जो है 15 दिन से पहले नहीं करवाना है, क्योंकि अगर विरेचन 15 दिन पहले करवा दिया तो क्या हो जाएगा? जठराग्नि और शारीरिक बल है ना दुर्बल रहता है, तो उसके कारण क्या हो जाएगी? आपत्ति मतलब उपद्रव हो जाएंगे। लेकिन अगर 15 दिन के बाद करवाया जाता है तो उससे क्या होगा कि उसके बाद किया जाए तो स्नेह स्वेदन के गुण जो है बीच में क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो अपन ने जो स्नेह स्वेदन करवाया था ना तो वो उसके गुण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसलिए 15 दिन के बाद नहीं करवाया जाता। तो इसलिए 15 दिन पे ही जो है अपन विरेचन करवाना चाहिए। फिर यहाँ पे नीचे देखो दे रखा है कि विरेचन के बाद धूम्रपान करना मना किया है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि विरेचन के बाद धूम्रपान नहीं करते, क्योंकि विरेचन के द्वारा पित्त का निवारण करते हैं और धूम क्या होता है? पित्त को बढ़ाने वाला होता है। तो इसलिए क्या करेगा कि ये पित्त को बढ़ा देगा, तो इसलिए विरेचन के बाद नहीं करवाते धूम्रपान। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है संशोधन, संशोधन से लाभ। तो अपन ने संशोधन तो करवा दिया। संशोधन में ये आते हैं वमन विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन, ये संशोधन में ही आते हैं। ठीक है, तो अपन ने संशोधन से तो करवा दिया, लेकिन संशोधन के लाभ क्या होते हैं अब वो बता रहा है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको याद करना है कि संशोधन के क्या लाभ होते हैं। तो इसमें लिख रखा है शारीरिक दूषित वात पित्त कफ या मूत्र पुरुष मल को दूर करने वाली, रोगों को नष्ट करने वाली, बलवरण को बढ़ाने वाली संशोधन औषधों को पीकर मनुष्य अधिक दिन तक उत्तम प्रकार की आयु का भोग करता है। तो कह रहा है कि संशोधन से क्या आता है? वात पित्त कफ को दूर करता है। ठीक है, मूत्र पुरुष अमल को भी दूर करता है, रोगों को नष्ट करता है और बलवरण को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि संशोधन से जो है मनुष्य उत्तम प्रकार की आयु को क्या है? अधिक दिन तक भोगता है। तो ये संशोधन के क्या हो गए? लाभ हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।